हाय स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम पिछले कई वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस 12th का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम आपको आगे धीरे धीरे टॉपिक वाइज लेके जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे हम आपको करवाएंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम यानी कूलॉम्स लॉ, और इसके बारे में हम बारीकी से आप लोगों को समझाएंगे। तो बिना समय को लॉस करते हुए चलते हैं आज के इस वीडियो में। तो हम आज आपको बताएंगे, क्योंकि आपके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, कृष्णा सर झुकेगा नहीं और वीडियो बनाना रुकेगा नहीं। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आइए स्टूडेंट्स, तो कूलॉम के नियम में हम देखते हैं कि कूलॉम नामक साइंटिस्ट जो नियम दिए थे उन्होंने क्या बताए थे। एग्जाम में निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन आता है। कूलॉम के नियम में सबसे पहले देखते हैं कूलॉम नामक साइंटिस्ट अपने नियम में क्या कहते हैं। कूलॉम साइंटिस्ट बताए थे कि यदि दो चार्ज, जैसे कि मान लेते हैं कि ये अभी पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, अभी दोनों पॉइंट है। इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया जब Q, तो अब यह पॉइंट नहीं रहा, अब इसको हम पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? पॉइंट चार्ज। अब देखिए, ये दूसरा जो चार्ज है इसको भी हमने नाम दे दिया Q, अब ये पॉइंट नहीं रहा, ये भी हो गया पॉइंट चार्ज। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं। देखिए, दोनों पॉइंट चार्ज है, बट ये क्या है Q1, दूसरा क्या है Q2। तो दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी में स्थित है, तो दूरी को हम मान लेते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को स्मॉल r, ये r जो है इसके बीच की दूरी है, ठीक है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों को हम मिला देते हैं। दोनों को जब मिला देते हैं, अब देखिए आप खुद बता सकते हैं देख के कि दोनों जो चार्ज है समान है कि असमान है। तो देख लीजिए, असमान है। तो हम बता चुके हैं कि दो असमान आवेश रहता है तो इसके बीच आकर्षण बल लगेगा, यदि समान रहता तो विकर्षण बल लगता। यहाँ क्या है, असमान है, समान रहे या असमान रहे लेकिन बल लगेगा। आकर्षण बल लगे या विकर्षण वाला बल लगे, लेकिन बल निश्चित रूप से लगेगा। तो देखिए, कूलॉम साइंटिस्ट क्या किए थे, दो पॉइंट चार्ज लिए थे, एक का नाम उन्होंने Q1 रखे, दूसरे का नाम Q2, और दोनों को एक दूसरे से हवा में कुछ दूरी पे उन्होंने क्या कर दिए, रख दिए। रख देने के बाद क्या हुआ, दो चार्ज जो ही आया तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो दोनों के बीच जो बल लगता है, इस बल को हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच जो बल लगा ये आकर्षण बल लगेगा। चूंकि डिफरेंट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि आकर्षण बल लगेगा, तो यानी कि F फोर्स इसके बीच जो लगा है, इन्हीं के संबंध में कूलॉम साइंटिस्ट नामक नियम दिए, जो कूलॉम का नियम कहलाया। तो दो चार्ज के बीच संबंध, लेकिन ये दोनों चार्ज जो होगा ये आपका स्टेशनरी चार्ज होगा, यानी कि चार्ज जो होगा वो रुका हुआ होगा। चार्ज क्या होगा, रुका हुआ, यानी कि स्टेट पोजीशन में होगा, यानी स्टैटिक पोजीशन में होगा। तो ये रुका हुआ चार्ज है और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। और दोनों के बीच जो बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण वाला, भी इस फिगर के अकॉर्डिंग, चार्ज के अकॉर्डिंग, तो F से हमने डिनोट कर दिया। अब कूलॉम नामक साइंटिस्ट जो बताए, उन्होंने ये बताए कि दो जो आवेश है इसके बीच जो लग रहा है बल, दो जो आवेश है किसके जैसा है, तो बिंदु के जैसा। तो इसको हम लैंग्वेज में बोलेंगे, दो बिंदुवत आवेशों के बीच, देखिए, दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, यानी कि ये बल, ठीक है, दोनों आवेशों के मल्टीप्लीकेशन, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी Q1 और Q2 के मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती, तथा यही जो फोर्स है F, इसके बीच के दूरी जो r है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कहते हैं स्टूडेंट्स कूलॉम का नियम। तो देखिए अच्छे से फिर से एक बार समझ लेते हैं, कितना आवेश है स्टूडेंट्स, तो दो। तो दो आवेशों के देखिए बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो विकर्षण। तो लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती
तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कहते हैं हम लोग कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम मैंने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब जो बातें मैंने बताया वो आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम कि कूलॉम नामक साइंटिस्ट इन्होंने नियम दिए, नियम के हिसाब से अब ये क्या होता है, इनका आगे देख लेते हैं कि नियम में क्या क्या है। देखिए जो मैंने बताया वही सारी चीजें हैं। देखिए दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही किनका नियम कहते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं। कूलॉम के नियम में क्या होता है, F समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के और F व्युत्क्रमानुपाती होगा R स्क्वायर के। तो देखिए ये दोनों आवेश था, दोनों एक दूसरे को खींच रहा, तो बल लग रहा है F और Q1 Q2 आवेश है, बीच की दूरी है R। तो अभी इस दोनों आवेश के बीच क्या है, ये बात भी याद रखना, हवा है यानी कि एयर है या फिर वैक्यूम है यानी कि कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके कूलॉम का नियम का स्टेटमेंट हो गया और ये उनका जो है उनके नियम के अनुसार जो आएगा इक्वेशन उनके हिसाब से हो गया। यहाँ पे आवेशों की जगह थोड़ा ओवेशों है, ठीक है। अच्छे से इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग, आवेशों यहाँ होगा, ठीक है। तो चलते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कूलॉम का नियम, ठीक है। आगे हम बताएंगे अब इनका इक्वेशन क्या आया था, तो इनका आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। कूलॉम नामक साइंटिस्ट जो अपने नियम दिए, नियम के अकॉर्डिंग उन्हें फिर उसको आगे एक्सप्लेन करके एक इक्वेशन बनाए। तो उस इक्वेशन में उन्होंने ये बताया कि देख लीजिए फर्स्ट कंडीशन जो था उसमें क्या था, फर्स्ट कंडीशन में था आपका F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, तो लिखेंगे Q1 इंटू Q2। जस्ट उसके बाद था आपका F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इसको जब आगे आप बढ़ाइएगा तो देखिए जब दोनों में सेम बातें रहेगा ना, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा, दोनों में सेम बातें यहां लिखेंगे। अब समीकरण 1 एवं 2 से, अब समीकरण 1 एवं 2 से, तो 1 एवं 2 से जब चलेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में जो सेम बातें रहेगा ना उसको एक ही बार लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स। और देखिए समानुपाती दोनों में है तो दोनों को लिखें। अब जो डिफरेंट बातें हैं उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो यानी कि Q1 इंटू Q2 इंटू 1 बार R स्क्वायर। तो अब देखिए ये आपका हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाय के नीचे R स्क्वायर। अब देखिए फिर आगे क्या आ जाएगा, देखिए आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो आपका आ जाएगा F इक्वल टू जो पहले था उसको लिख दीजिए Q1 इंटू Q2 बाय के नीचे R स्क्वायर। देखिए F था मैंने F लिखा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर था तो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर मैंने लिखा, ठीक है। अब क्या किया, यहां तो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां मैंने दे दिया इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वल टू जब मैंने दे दिया तो क्या होगा कि बदले में जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है इक्वल टू का सिंबल आता है तो बदले में डियर स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट लग जाता है। तो यहां पर एक कांस्टेंट लग जाएगा K। तो यही K जो होता है यानी F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यही कूलॉम साइंटिस्ट जो नियम दिए थे उनका व्यंजक होता है। तो यानी कि आज से आप लोग याद रखिएगा कूलॉम के नियम का व्यंजक जो होता है F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पर K एक क्या है, कांस्टेंट है, और K जो कांस्टेंट है इसका एक वैल्यू होता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 बाय 4 पाई, देखिए इसको पढ़ते एप्सिलॉन नोट, हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसको जो हम लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, इप्सिलॉन नोट, इसको क्या पढ़ते हैं, इप्सिलॉन नोट, यानी कि इप्सिलॉन नोट इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है
निर्वात के लिए, मुक्त आकाश के लिए माना जाता है। इसको मुक्त आकाश का परावैद्युतांक या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता भी कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर या कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये किसका वैल्यू होता है? इप्सिलॉन नोट का वैल्यू। लेकिन डियर स्टूडेंट, सिर्फ आपसे पूछेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होता है। तो देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यानी कि मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ भी बता दिए, कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन भी बता दिया। अब देखिए इसमें जो k कांस्टेंट होता है उसका जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, और इसका जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वो होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब इसमें जो नीचे में ई देखिए 0 लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इप्सिलॉन नोट। इप्सिलॉन नोट जो होता है उसका मान होता है 8.85, आगे में 4 भी होता है, मैंने 2 डिजिट ही लिखा, ठीक है। 8.854 ऐसे होता है, 8.854, लेकिन मैंने लिखा 8.85 इंटू 10⁻12 फेराड पर मीटर। अगर ऑप्शन में फेराड पर मीटर नहीं रहेगा तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर रहेगा। एग्जाम में बार बार पूछता है। और इप्सिलॉन नोट को हिंदी में कहते हैं मुक्त आकाश। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। तो मैंने अभी आपको बता दिया कूलम्ब्स लॉ का जो होता है इक्वेशन वो होता है, और इसमें k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट रहता है। अब क्या करिएगा, इसमें k का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा तो सीधा सीधा आपको F इक्वल टू फॉर्मूला देखिए क्या आ जाएगा। F इक्वल टू आपको फॉर्मूला जो होगा वो आ जाएगा। देखिए अगर आप k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पुट करते हैं तो आपका F इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो क्या आ जाएगा। देखिए F तो F ही रहेगा, इक्वल टू रहेगा, k के प्लेस पे यदि ये पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय के नीचे R स्क्वायर। तो ये कूलम्ब के नियम के व्यंजक के रूप है, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होगा तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब इसमें इप्सिलॉन नोट है, उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं मुक्त आकाश का परावैद्युतांक या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। अब इसका वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻12 फेराड पर मीटर या कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम्ब के नियम में अभी तक मैंने इतनी बातें बता दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम फिर बताते हैं, ठीक है। तो आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, या तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या तो याद आपको ये रखना है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम फिर बताएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे और भी कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा सा और बहुत सारी चीजें बची हुई है, हम बताते हैं एक्सप्लेन करके आपको। देखिए अभी जो मैंने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई जो एप्सिलॉन नोट था उसमें जो एक छोटी सी चीजें एप्सिलॉन नोट थी, एप्सिलॉन नोट, इसको हम कहते हैं मुक्त आकाश का परावैद्युतांक, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्री स्पेस, ठीक है। यानी कि इसका जो होता है इप्सिलॉन नोट, उसका वैल्यू मैंने बता दिया, उसका नाम ये होता। ये तब वर्क करता है जब दो आवेश के बीच, जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, अगर इस दोनों के बीच एयर रहे या फिर वैक्यूम रहे तब ये वर्क करता। अगर इसके बीच मीडियम रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग, उसको
माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं, उसको EM से डिनोट किया जाता है। इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता को किसे डिनोट करते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता को हम डिनोट करते हैं इप्सिलॉन m से। और देखिए हवा या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को हम डिनोट करते हैं इप्सिलॉन नोट से। अब आपको जब पूछेगा कि कोई माध्यम रखा दिया गया है तब क्या होता है, तब उसके बीच फोर्स निकालने बोलेगा। तो जैसे कि एयर का फोर्स अभी हमने क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R²। लेकिन अगर बीच में मीडियम को रख दिया जाएगा तो वो माध्यम के लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो F मीडियम हो जाएगा M। अब क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R²। देखिए सेम तो होगा, बट माध्यम के लिए चलेंगे तो F में M लगा हुआ है, तो इप्सिलॉन नोट के प्लेस पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इप्सिलॉन M हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, इप्सिलॉन नोट के प्लेस पे हो जाएगा आपका इप्सिलॉन m। देखिए अब क्या कीजिए, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम। देखिए फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम। अब देखिए दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/4 पाई इससे ये कटेगा, बट ये इप्सिलॉन नोट बच जाएगा, ये m बच जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के आपका जो बचेगा, ये दोनों तो कट ही जाएगा, इसमें 1 कट ही जाएगा, 4 पाई कट ही जाएगा, बचेगा यहाँ इप्सिलॉन नोट, यहाँ इप्सिलॉन m। तो यानी कि उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका 1/इप्सिलॉन नोट बाय 1/इप्सिलॉन m। देखिए अब डियर स्टूडेंट इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा इप्सिलॉन m बाय इप्सिलॉन नोट। क्योंकि देखिए चार बातें बटा के नीचे रहती तो नीचे वाला 2 जाके हो जाएगा, ये सब बात आप समझते होंगे, 12th के स्टूडेंट है। तो इप्सिलॉन m बाय इप्सिलॉन नोट यानी कुल मिला के आपको आ गया F एयर बाय, देखिए आपको आ गया F एयर बाय F मीडियम इक्वल टू क्या आ गया, इप्सिलॉन m बाय इप्सिलॉन नोट। देखिए अब क्या होता है डियर स्टूडेंट, देखिए यहां से इसको भी देखिए, यहां पर जो है इसको इप्सिलॉन m बाय इप्सिलॉन नोट को बोला जाता है। देखिए इसको ER से डिनोट किया जाता है, ER से डिनोट करते हैं, और इसको बोला जाता है आपको इप्सिलॉन नोट, इप्सिलॉन m बाय इप्सिलॉन नोट, इसको बोला जाता है परावैद्युतांक। क्या बोला जाता है, परावैद्युतांक। तो यानी कि आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है परावैद्युतांक, तो परावैद्युतांक को डिनोट कैसे करते हैं, ER से डिनोट करते हैं। और इसको इसका परिभाषा पूछेगा सीधा सीधा बोल दीजिएगा कि माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं, और इसको इप्सिलॉन r से डिनोट किया जाता है। तो जब इसके प्लेस पे इप्सिलॉन r रखिएगा तो आपको इप्सिलॉन r इक्वल टू, ये भी तो फॉर्मूला हो सकता है, F एयर बाय F m। तो देखिए मैंने बारीकी से सारी चीज को समझा दिया। देखिए सीधा सीधा शून्य या निर्वात रहेगा तो F में काम करेगा इप्सिलॉन नोट, अगर उसके बीच कोई मीडियम रख दिया तो इप्सिलॉन m वर्क करेगा। दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद इप्सिलॉन m बाय इप्सिलॉन नोट जो आता है उसको बोलते हैं परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक को इप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं, तो यानी कि इप्सिलॉन r इक्वल टू सीधा सीधा ये भी हम लिख सकते हैं इप्सिलॉन m बाय इप्सिलॉन नोट। यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम परावैद्युतांक। अब देखिए परावैद्युतांक में क्या होता है कि जैसे कि परावैद्युतांक अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि आपको पूछ देगा हवा के लिए, तो हवा के लिए जो है कुछ अलग हो जाएगा, जल के लिए पूछेगा तो उसका अलग हो जाता है, तो सारे का मान अलग अलग हो जाता है। तो ऑफलाइन क्लास में हम सारा कुछ बता देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे भी आपको बताते रहेंगे इसी तरीके से। ये कूलॉम के नियम का व्यंजक था, इससे संबंधित कूलॉम के नियम का जो होता है सदिश रूप, और कूलॉम के नियम का जो होता है
कूलॉम का जो नियम है इस पे आधारित और भी क्वेश्चन पूछता है, इसकी सीमाएं पूछता है, कूलॉम के नियम की सीमाएं, तो वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल इतना ही, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा। मैंने बारीकी से आपको कूलॉम के नियम के बारे में समझा दिया, उसका जो नियतांक होता है उसके बारे में समझा दिया। तो आगे अगले वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि कृष्णा सर झुकेगा नहीं और वीडियो बनाना रुकेगा नहीं। तो चलते हैं अगले वीडियो में।